फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज भी आपकी बेकरारियों को हम जल्द अज जल्द करार देते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तानी सिनेमा में नाम अमर करना है और लंबी पारी खेलनी है तो आपको बड़ा जुनूनी होना चाहिए अपने काम के प्रति। हाँ, ये तो सही है, कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आप जिस टीम के साथ है उस टीम में भी आपको सर्वश्रेष्ठ रहना पड़ेगा। अपने ऊपर एतबार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ जो लोग आप जोड़ते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन पर भी बराबर आपको भरोसा होना चाहिए। इनफैक्ट अपने से ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। आप हर एतबार से वफादार होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए अपने प्रति और अपने काम के प्रति। साथ ही साथ जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके साथ, तभी एक लंबी पारी आप खेल पाते हो और बेहतरीन काम दे पाते हो और आपका नाम सिनेमा के इतिहास में अमर हो जाता है। और आज ऐसी शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी शख्सियत इनके साथ जुड़ी है। ये है वो म्यूजिकल जोड़ी जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया, जो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं हर एतबार से। इन्होंने काफ़ी दशकों तक हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपनी मौसीकी से परचम लहराया और आज भी मैं ताल ठोके कहती हूँ कि कोई ऐसी म्यूजिकल जोड़ी हिंदुस्तानी सिनेमा में नहीं रही है अब तक जिन्होंने इतनी लंबी पारी खेली और इतना बेहतरीन काम दिया। यस ऑफ कोर्स, मैं बात कर रही हूँ शंकर जयकिशन साहब की। जी, शंकर जयकिशन साहब का आज खास दिल ने फिर याद किया है और उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर भी हम रोशनी तो डालेंगे। साथ ही साथ शंकर जयकिशन साहब के साथ जो दो लोग जुड़े थे नगमे निगार गीतकार, वो है एक तो शैलेंद्र साहब और दूसरे थे हसरत जयपुरी साहब। और ये फोरसम जो था ना, इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया। इनको कोई भी चीज़ अलग नहीं कर पाई, इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं आ पाई, एक दूसरे के प्रति इतने लॉयल, तभी शानदार काम इनका रहा है, शानदार नगमे बोल उठे हैं। उन पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ है इस वक्त मौजूद अपने इस दिल ने फिर याद किया में खास मेहमान, जो खुद अपने आप में बहुत ही बाकमाल शख्सियात है। एक तो शैलेंद्र साहब के बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन राइटर है, डायरेक्टर भी है और न जाने क्या क्या है। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में और कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब के बेटे अख्तर जयपुरी साहब, जो अपने काम में बड़े बाकमाल है और अपने वालिद साहब के साथ बहुत गहरा इनका नाता रहा है। चूंकि अब हमने प्रोग्राम शुरू किया है, चलिए फटाफट से हम उनका सफर जो है उसका हमने जायजा लिया है अपने इस खास पैकेज में। एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दिनेश शंकर शैलेंद्र और अख्तर जयपुरी साहब से। दिल की नजर से हिंदुस्तानी मौसीकी के जगत में दौर कोई भी रहा हो, लंबे अरसे तक टिका वही है जो जुदा सा हुनर रखने के साथ साथ काम में भी दूसरों से कई गुना बेहतर था। सरताज वही कहलाया है जिसने अपनी खूबियों का भरपूर इस्तेमाल कर काबिलियत के सिक्कों को वक्त ब वक्त उछाल कर फतेह का झंडा गाड़ा है और सिनेमा में कामयाबी का ताज अपने सर बांधा है। ऐसी एक सरताज जोड़ी की फेहरिस्त में नाम आता है शंकर जयकिशन का, जिनका मुकाबला दरअसल खुद से था। इसीलिए कंपटीशन से बेफिक्र ये मौसीकार जोड़ी संगीत के हदों को पार कर गई। शंकर जयकिशन जोड़ी में शंकर रघुवंशी एक पंजाबी घराने से ताल्लुक रखते थे और जयकिशन पंचाल एक गुजराती घराने से। इनका मिलना भी अजब इत्तेफाक है और ये इत्तेफाक बड़ा दिलचस्प भी है। साथ में इस जादुई संगीत का जोड़ी के साथ जो जादुई नगमे निगार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब का जुड़ना भी किसी जादू से कम नहीं। यहाँ एसजे के दो असिस्टेंट्स दत्ताराम और सेबेस्टियन का जिक्र करना भी लाजमी है, जिन्होंने बाद में बतौर इंडिपेंडेंट मौसीकार भी अपने फराइज अंजाम दिए। इन सब का मिलना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल शंकर ओपेरा हाउस के नजदीक के जिमखाना में रोजाना वर्कआउट के लिए जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात दत्ताराम से हुई। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि बाद में शंकर ने दत्ताराम से तबला और ढोलक बजाने की कुछ और बारीकियां भी सीख ली थी। बहरहाल एक दिन दत्ताराम ने शंकर जी को एक गुजराती फिल्म मेकर चंद्रवदन देसाई से मिलाया। इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं कि उस वक्त जयकिशन भी देसाई से किसी
एक काम के सिलसिले में मिलने आए थे। ऐसे में पहली मर्तबा दोनों का आमना सामना हुआ। हाय हेलो से बात शुरू हुई और यक बयक दोनों के दरमियान म्यूचुअल केमिस्ट्री पैदा हुई। इस हमख्याली में आपसी गुफ्तगू में शंकर को पता चला कि जय किशन हारमोनियम बजाने में उस्ताद है। वो बेहद खुश हुए क्योंकि काफी अरसे से उन्हें पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम प्लेयर की खोज थी और वो खोज अब पूरी होते हुए दिखाई दी। शंकर ने जल्द अज जल्द जय किशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम प्लेयर के पद पर अपॉइंट किया। दोनों में इस कम अरसे में ही इतना अच्छा राब्ता पैदा हुआ कि गहरी दोस्ती में तब्दील हुई और मिलकर पृथ्वी थिएटर के लिए कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर भी दोनों ने दिखाए। अदाकारी में दोनों का एक ड्रामा पठान नाम का बड़ा ही मकबूल हुआ था। पृथ्वी थिएटर में काम करते करते शंकर जयकिशन अपने गुरु राज कपूर से मिले, जो उसी दौरान अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म आग बनाने वाले थे, अपने ही बैनर आरके फिल्म्स के तहत। पृथ्वी थिएटर के रेगुलर मौसीकार राम गांगुली का बतौर संगीतकार आग फिल्म के लिए पहले से ही इंतखाब हुआ था। शंकर जयकिशन को राम गांगुली के असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया था। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कारोबार नहीं कर पाई, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आग फिल्म के गाने बड़े ही मकबूल रहे, जैसे जिंदा हूँ, इस तरह और काहे काजल शोर मचाए मुकेश और शमशाद बेगम की आवाजों में। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि भले ही शंकर जयकिशन ने आग फिल्म में संगीतकार राम गांगुली के लिए बतौर असिस्टेंट काम किया, पर उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन धुन तैयार करने में भी रहा। सच तो ये है कि कई जगह क्रेडिट्स में भी दोनों का नाम आया। आग म्यूजिक राम गांगुली, ट्यून बाय शंकर जयकिशन। आग फिल्म के संगीत को मकबूल होता देख शंकर जयकिशन ने सोचा, अब हम अपनी जोड़ी बनाएंगे। शंकर जयकिशन की जोड़ी, इसके लिए उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दी। अलग अलग धुनें बनाकर इन ट्यून्स को जमा करने में लग गए। अब जब ट्यून्स का जखीरा जमा हुआ तो वो राज कपूर के पीछे लग गए ताकि उन्हें बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक मिल सके। राज कपूर उस दौरान आरके फिल्म्स की दूसरी फिल्म बरसात की तैयारी में लगे थे, वो भी बड़े पैमाने पर उनके पास एचजे की ट्यून सुनने का वक्त ही नहीं था। शंकर जयकिशन प्लानिंग कर रास्ता तलाशने में लगे कि कैसे राज कपूर को कॉर्नर करके उन्हें अपनी ट्यून सुनाई जाए। मौका मिलता दिखाई दिया तब जब पृथ्वी थिएटर के एक ड्रामा के सिलसिले में राज कपूर साहब के साथ ये टीम पुणे रवाना हुई। इसे कहते हैं मौके पे चौका। पुणे में एक शाम वो राज कपूर के पास बैठ गए महफिल सजाकर और राज कपूर से कहा, राज साहब अब तो हमारी दरख्वास्त पर गौर करें, हमारी बनाई ट्यून सुन लीजिए। राज साहब ने मना कर दिया, पर एचजे की जिद ऐसी थी कि बाज़ाब्ता इस शाम को म्यूजिकल महफिल बनाने पर वो उतर आए। शंकर तबला लेकर बैठ गए और जयकिशन हारमोनियम के साथ। शंकर ने डमी लिरिक्स के साथ धुन छेड़ दी। अमुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बाल माँ अब काहे की देर है, जो बाद में जिया बेकरार गाने में तब्दील हुआ। राज कपूर बड़े खुश हुए ये धुन सुनकर और कहने लगे, बरसात का संगीत में तुम दोनों चंगू मंगू को सौंपता हूँ, और बस रेस्ट इज हिस्ट्री। एचजे का ये राब्ता आरके फिल्म्स के साथ ऐसे जुड़ा कि कामयाब क्या, यादगार नगमात के तसलसल ने कभी न टूटने का इरादा कर लिया। फिर एचजे ने राज कपूर स्टारर 19 फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी, जिनमें आरके फिल्म बैनर की 9 और फिल्में भी काबिल गौर है। गौरतलब है कि राज कपूर बरसात के गीतों में लता जी की आवाज चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से मौसीकार नौशाद साहब ने लता जी और रफी साहब की आवाज को अंदाज फिल्म के गीतों में इस्तेमाल किया था, वो राज कपूर को बेहद पसंद आया था। मुकेश जी की आवाज के वो पहले से ही मुरीद थे। दिलचस्प ये है कि इस सिलसिले में राज कपूर ने लता जी के घर इस मैसेज के साथ जय किशन को भेज दिया। लता जी के पर्सनल असिस्टेंट ने जय किशन को राज कपूर का ऑफिस बॉय समझा। जब जय किशन लता जी के घर से हाँ सुनकर रवाना हुए तो लता जी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की जानिब देखकर ये कहा कि राज कपूर के ऑफिस बॉयज भी कितने हैंडसम होते हैं। बहरहाल अब बरसात के नगमे लिखने के लिए शायरों का इंतखाब करना था। ये इंतखाब भी कमाल का रहा। हसरत जयपुरी साहब का चुनाव राज कपूर की फिल्म के लिए पृथ्वी राज कपूर ने पहले से ही किया था, क्योंकि उन्हें हसरत जयपुरी साहब की नज़्म मजदूर की लाश बेहद पसंद आई थी। पर अभी भी ये टीम मुकम्मल नहीं थी, कुछ तो कमी थी, एक और गीतकार की कमी, जिसे पूरा किया शैलेंद्र साहब ने। दरअसल राज कपूर शैलेंद्र के फैन पहले से ही थे। जब से उन्होंने शैलेंद्र साहब की नज़्म जलता है पंजाब एक मुशायरे में सुनी थी और उसे खरीदने के लिए और अपनी फिल्म आग में डालने के लिए शैलेंद्र को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार भी थे, पर तब शैलेंद्र ने मना किया था, क्योंकि उन्हें फिल्मों के लिए लिखना मंजूर नहीं था।
हालांकि किस्मत का खेल यहाँ भी काम आया। बरसात के 2 गाने लिखने बाकी थे और इस दौरान शैलेंद्र के घर में पैसों की तंगी थी। वो मदद के लिए राज कपूर के पास गए 160 रुपए उधार मांगने के लिए। राज कपूर जिस शायर के मुरीद थे वो चौखट पर आए हैं, तो राज कपूर ने मौके की नजाकत को समझा और शैलेंद्र से कहा कि 160 नहीं, एक गाने का 500 रुपए दूंगा अगर लिखने के लिए राजी हो जाते हो। शैलेंद्र राजी हुए और बरसात के बचे हुए 2 गाने पतली कमर और बरसात में हमसे मिले तुम गाने लिख डाले। अब शैलेंद्र भी आर के फिल्म्स के परमानेंट मेंबर बन गए। ऐसे में आर के फिल्म्स के साथ SJ हसरत जयपुरी शैलेंद्र का ये अटूट रिश्ता ये रंग लाया कि बरसात के हिट नगमात के बाद शंकर जयकिशन की म्यूजिकल जोड़ी पर पूरी दुनिया को रश्क हुआ। इतिहास गवाह है कि शंकर जयकिशन ने 165 फिल्मों का कामयाब संगीत की शिद्दत से तैयार किया और सालों तक राज किया। आपकी बेकरारियों को करार देते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं दिनेश शंकर शैलेंद्र साहब और अख्तर जयपुरी साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल ने फिर याद किया में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं दिनेश साहब आप? बहुत ठीक है। और अख्तर साहब आप कैसे हैं? वेरी फाइन, ऑल वेल। कड़क का आवाज है अख्तर साहब आपकी पहुंच रही है। और लगता है दिनेश साहब इस वक्त फार्म हाउस में बैठे हैं। जी, मैं तो एनीवेज मजा ले रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं आप, और साथ ही साथ आपके जहन में अनगिनत नगमे भी आ रहे होंगे। शंकर जयकिशन की धुनें आ रही होंगी, जो धुनें उन्होंने तरतीब दी है। साथ ही साथ उन धुनों में कहीं ना कहीं एक बार हसरत जयपुरी साहब के अल्फाज थे और दूसरी ओर शैलेंद्र साहब के अल्फाज थे। तो मैं बात शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि एक एक करके हम लोगों को बोलना पड़ेगा। सबसे पहले दिनेश साहब आप पर हम आ जाते हैं। ये एक अटूट सा रिश्ता था सब लोगों का। हाँ। आर के बैनर की जो स्थापना हो गई, वो स्थापना जब हो गई तो शुरुआत हो गई शंकर जयकिशन साहब से, उसके बाद जुड़ते गए। जैसे बरसात की बात करें, बरसात से ही ये 4 लोग मिल गए, बरसात फिल्म की ही बदौलत ये 4 लोग, ये टीम एक बन गई हमारी। आके फिल्म्स का बैनर एक एस्टैब्लिश बैनर बन गया, उसके पिलर से बन गए। आपने कभी अपने वालिद साहब से जरूर पूछा होगा, पिताश्री से, कि ये क्या बॉन्ड था आपके दरमियान? कभी क्या कोई ईगो प्रॉब्लम्स आ गई? कभी किसी बात को लेकर कुछ इख्तिलाफात हो गए? किस नजरिए से देखते हैं इस टीम को? जब सिर्फ 2 गाने बचे थे बरसात में, तब बाबा की एंट्री हुई थी। तो हसरत साहब वाज डेफिनेटली सीनियर टू बाबा इन दैट रिस्पेक्ट। और जो बात आपने की, जो उनके डिफरेंसेस, मतलब 99% तो उनके डिफरेंसेस वर्क रिलेटेड हुआ करते थे। हाँ। कि कहीं एक वर्ड पसंद नहीं आया या एक लाइन पसंद नहीं आई, तब वो राइटर जो थे दोनों, हसरत साहब और शैलेंद्र जी, वो अपने लाइनों को लेके लड़ा करते थे। और शंकर जयकिशन आर्ग्यूमेंट तो होते ही रहते थे, लेकिन इट वाज ऑल फॉरगॉटन द मोमेंट एवरीथिंग वाज हाइडेड एंड everything came to a conclusion. तो बहुत कम हुआ है कि ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैश नहीं। एनेक्डोट्स पे हम आ जाएंगे। शैलेंद्र साहब ने एक डायरी जो उन्होंने बिल्कुल अपने पास रखी थी, हर बार एक एक नोट, हर एक दिन क्या हुआ उनके साथ घटित, वो उस डायरी में वो लिखा करते थे। और वो इनफैक्ट आपने हमारे शो में जब गए दफ़ा आए थे तो उसका आपने खुलासा भी किया और सारे पेजेस आपने हमें एक एक करके दिखाए और उनके बारे में आप काफ़ी कुछ बोलते हैं, बिल्कुल डेट्स के हिसाब से उन्होंने लिखा है। उस डायरी में आपको कुछ ऐसा वाकया याद आ रहा है जब किसी बात को लेकर शंकर जयकिशन जो है या उनमें कभी कोई तकरार हुई थी, या शंकर जयकिशन को किस तरीके के म्यूजिक डायरेक्टर वो मानते थे? प्लीज बताइए। उनकी दोस्ती तो शुरू से ही अच्छी रही, लेकिन जैसे हम बता रहे थे कि वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस होते थे। जैसे एक बार बाबा ने वो लाइनें लिखी थी, प्यार हुआ इकरार हुआ, जो बहुत ही फेमस 420 का वन ऑफ द बेस्ट रेन सॉन्ग्स, कि रातें दसों दिशाओं से। तो उसमें बाबा ने लाइनें लिखी थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हरे प्यार के भरी जवानी। तो इसमें शंकर जी ने उसी वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि ये 10 दिशाएं कहाँ से आए आप? शैलेंद्र जी सिर्फ
काफिया मिलाने के लिए आपने 10 दिशाएं लिख दी है। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, वो अपना सिगरेट पीते रहे। राज साहब बीच में आए, उन्होंने कहा शंकर जी, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो चार तो मेन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन उनके बीच के भी काउंट किए जाते हैं। तो शंकर जी ने फिर बोला कि तब तो फिर 8 हुए, तो 10 कहाँ से हुए? तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मतलब उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और धरती की तरफ इशारा किया। हाँ। और अब और पूछा कि अब हो गए 10? हाँ। एंड द आर्गुमेंट एंडेड एंड द सॉन्ग वाज सो रिकॉर्डेड। स्वीट। मतलब अपने अपनी बात रखने का सबको हक था और वो ताल ठोक के रखते थे अपनी बात। अब हम आ जाते हैं अख्तर साहब की तरफ। अख्तर साहब, आप चूंकि दिनेश साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी ये बातें कही, इनफैक्ट यहाँ पे भी ये बात आयद हो जाती है। शंकर जयकिशन साहब को आपके वालिद साहब हसरत जयपुरी साहब कितना अजीम म्यूजिक डायरेक्टर मानते थे, मौसीकार मानते थे, और क्या उनके दरमियान कुछ ऐसे किस्से वाक़यात आए जहाँ पे शंकर जयकिशन ने अपोज किया, नहीं भाई ये लाइन हमें नहीं चाहिए, या किस तरह की कुछ बातें आपके पास होंगी या हसरत साहब ने आपके साथ शेयर की होंगी? शिवा, जैसे दिनेश भाई ने बताया, डैडी ने काफी गाने लिख चुके थे बरसात में। शैलेंद्र अंकल बाद में एंट्री हुई है उनकी, लेकिन मेरे हिसाब से तो डैडी ने कभी बताया नहीं कि झगड़ा हुआ। ये जरूर बताते थे कि कहीं शैलेंद्र भाई को उर्दू वर्ड कुछ चाहिए तो मुझसे पूछते, और मुझे कुछ हिंदी का वर्ड लगाना है, नहीं बैठ रहा है, तो मैं शैलेंद्र भाई को फोन कर लेता था। बट दे नेवर फॉट। मेरे हिसाब से राज साहब ने ऐसा बनाया था उनको कि सिचुएशन के हिसाब से अगर शैलेंद्र अंकल को जमेगा ये गाना तो डायरेक्ट उनको मिलता था, और जहाँ रोमांटिक थोड़ा होता था वहाँ बोलते थे नहीं, हसरत मियां चले जाते थे। करेक्ट। हाँ, बट दे नेवर फॉट। नेवर फॉट। आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम डैडी के दे हैव फॉट। हाँ। 4 गाने होते थे तो शैलेंद्र भाई के 2, कभी शैलेंद्र जी के 5 होते तो डैडी का 1, बट दे नेवर टोल्ड कि ये इनइक्वालिटी क्यों है। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो बहुत कम लोगों को होता है कि जब इस देश में गंगा बहती है बन रही थी, तो उस वक्त हसरत साहब ने ये ऑब्जेक्शन दिया था। शंकर जयकिशन ने ट्यून बना ली थी कि टाइटल सॉन्ग ये रहेगा, तो उसकी ट्यून बना ली थी। तो हसरत साहब ने राज साहब से कहा कि हर फिल्म में शैलेंद्र टाइटल सॉन्ग और थीम सॉन्ग क्यों लिखते हैं, क्या मैं कोई कम राइटर हूँ? तो राज साहब ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने कभी ना तुम लोगों को महसूस होने दिया ना कहा है। तो बोले कि फिर मैं लिखूंगा। तो राज साहब ने कहा कि आप लोग ट्यून तो मिल गई है, आप लोग दोनों लिखें, और 1 हफ्ते बाद हम लोग मिलते हैं तो देख लेंगे, हम लोग साथ में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेटर है। तो इस बात पे बाबा को बहुत गुस्सा आया था कि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद आज भी हमें टेस्ट किया जा रहा है। तो वो जब 1 हफ्ते बाद जब मिले वो सब और राज साहब, तो उन्होंने अब बुक खोली और उसमें 24 अंतरे वो लिख के लाए थे। मुखड़ा तो लिखा ही था, और 24 अंतरे वो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वो टाइटल सॉन्ग था। और उन्होंने फिर राज साहब को चैलेंज किया कि अब इसमें से आप रिजेक्ट करके दिखाइए। तो खैर वो डिसीजन तो हो गया कि बाबा ही लिखेंगे, और राज साहब ने उन 24 अंतरों में से 6 यूज किए थे। 3 तो गाने में ही थे जी, और 3 उन्होंने फिल्म में अलग अलग ढंग से बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे यूज किए थे। जी करेक्ट। दिनेश जी और अख्तर साहब, आप हमारे साथ बिल्कुल बदस्तूर जारी रहेंगे, आपके साथ में गुफ्तगू तो हम रहेंगे ही, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के पास। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के
के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया मैं। दिल ने फिर याद किया मैं आज शख्सियत को हम याद करें, इनफैक्ट जिस म्यूजिकल जोड़ी को हम याद करें वो है नन अदर देन शंकर जयकिशन साहब, जिन्होंने अपनी मौसीकी से हिंदुस्तानी सिनेमा में सदियों तक परचम लहराया और आज भी इनके गाने अमर है। और साथ ही साथ खास बात यह है जिस तरीके से वो वफादार अपने काम में थे उसी तरीके से उन्होंने अपनी टीम के साथ भी वफादारी निभाई, तभी इनका नाम इतिहास में अमर है, हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर है। मैं बात कर रही हूँ हसरत जयपुरी साहब की और शैलेंद्र साहब की। दोनों को इन्होंने कभी छोड़ा नहीं अपनी लाइफ में, और जहाँ शायरी बकमाल रहती है और साथ ही साथ सुर और ताल का अच्छा सा संगम है, वहाँ बेहतरीन काम तो सामने आता ही आता है। और फिर सभी कहते हैं हाँ भाई सच है, काम तो बोलता है, और जब काम बोलता है तब नाम खुद ब खुद बोलता है। शंकर जयकिशन स्पेशल पे बात करने के लिए हमारे साथ आज महफ़िल गुफ्तगू जो शख्सियत हैं वो है शैलेंद्र साहब के बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र और दूसरे हसरत जयपुरी साहब के बेटे अख्तर जयपुरी साहब। मुझे लगता है दोनों ने बेस्ट से बेस्ट काम जो किया है आरके फिल्म्स के लिए ही किया है। ऐसा लगता है कि शंकर जयकिशन साहब भी अपनी बेहतरीन धुनों को आरके फिल्म्स के लिए ही रखते थे, राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए रखते थे, और यहाँ पे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब भी अपने बेस्ट से बेस्ट अल्फाज जो है वो राज कपूर की फिल्मों के लिए रखते थे। दैट इज द रीजन सब में एक अद्भुत सा संगम था, और उस संगम की वजह से इतना बेहतरीन काम सामने आया हिंदुस्तानी सिनेमा में। जैसे आपने कहा अख्तर साहब कि अपने जो शैलेंद्र साहब थे वो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ थे, जाहिर है बड़े फिलोसफिकल भी थे। और हसरत जयपुरी साहब की बात आती है, उनका वो हल्का फुल्का सा रोमांटिसिज्म भी था। उसकी भी एक कहानी है कि उनकी एक माशूका भी रही है, उसकी भी लंबी कहानी है। खैर उस पर हम इस वक्त नहीं आएंगे क्योंकि हमें शंकर जयकिशन साहब पे ही बात करना है और उनके रिश्तों के बारे में बात करनी है। एक दूसरे को हेल्प आपने कहा करते थे, और कभी कभी दिनेश साहब, हाँ आपसे भी कभी कभी कहा होगा शैलेंद्र साहब ने कि भाई जब ऐसा कुछ होता था, कहीं बातें बीच में आ जाती थी तो हसरत साहब कि मैं हेल्प करता था कहीं ना कहीं। एक दूसरे को किस तरह की हेल्प वो किया करते थे? कुछ इंसिडेंट है आपके पास, ऐसा कोई वाकया है आपके पास जो वाकई में जाहिर करता है कि हाँ हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की है, कभी मुखड़े में हेल्प की है? क्योंकि दोनों के दरमियान या फिर इस टीम में जो मुखड़े कभी बने हैं ना, तो वो कभी कभी एक दूसरे के साथ बदमजाकी थी, उसमें मुखड़े आ गए हैं, और कभी कभी एक दूसरे के साथ हल्के से इख्तिलाफ आते हैं, उसमें चलो आज नाराज हो गया तो एक मुखड़ा सामने आया। और एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के वो जैसे बना है। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वर्ली से जा रहे थे, जयकिशन साहब को कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो फिर उन्होंने कह दिया शैलेंद्र साहब ने मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, तो बन गया मुखड़ा। सो अख्तर जी आपके पास कुछ किस्से हैं जो हसरत साहब ने आपसे कुछ बयान किए हैं, या आपके पास ऐसा कुछ वाकयात है जो उन्होंने शंकर जयकिशन और शैलेंद्र साहब के बारे में बताई है? ऐसे कोई झगड़े की बात बिल्कुल नहीं थी, नहीं तो शैलेंद्र अंकल ने तीसरी कसम बनाई थी, पूरे गाने लिख सकते थे फिर भी डैडी को मौका दिया। ये प्रूफ करता है कि देयर वाज नो जेलेसी बिटवीन देम। करेक्ट, सबसे ये है। हाँ। और डैडी का क्या था कि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग फ्री पोएट्री। करेक्ट, धुन पे नहीं। जयकिशन साहब और राज साहब यही बोलते थे आप अपना लिखो, अपने ऊपर, हम धुन बना लेंगे। तो डैडी ने जो राधा लड़की थी जयपुर में, जो पहला इश्क का चक्कर हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये मेरा प्रेम पत्र पोइट्री लिखी थी, जो राज साहब को बहुत पसंद आई और फिर संगम में उसको इंक्लूड किया गया जी। तो ये पहली लिखी हुई है, बाद में ट्यून बनी हुई है। करेक्ट करेक्ट। शंकर जयकिशन साहब की बात करें, हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे शैलेंद्र साहब ना आए, हसरत जयपुरी साहब ना आए, क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग होती थी, जिस गाने की भी रिकॉर्डिंग होती थी, ये चारों साथ ही होते थे, हर बार साथ होते थे। चाहे गाना शैलेंद्र साहब ने लिखा है, चाहे शंकर जयकिशन साहब के लिए हसरत जयपुरी ने गाना लिखा है, होते तो सभी एक साथ थे। वही पता चलता था एक दूसरे को कितनी हेल्प करते थे हर एतबार से। और शैलेंद्र साहब की अगर बात करें तो हिंदी के महाशय थे, और यहाँ अगर हसरत जयपुरी साहब की बात करें तो उर्दू में बाकमाल थे वो। तो एक दूसरे की हेल्प की है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र साहब अगर ज़्यादा सक्षम थे हिंदी में और हसरत जयपुरी उर्दू में, लेकिन दोनों ने ऐसे कुछ गाने लिखे हैं आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये इसमें महारथी है या ये इसमें महारथी है। दोनों ने बराबर का काम दिया शंकर जयकिशन साहब को। दैट इज द रीजन जब बिया चोपड़ा ने शंकर जयकिशन साहब से कहा था कि नहीं हम साहिल लुधियानवी साहब को लेंगे वक्त के लिए, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं भाई साहिल लुधियानवी नहीं,
मेरे जो खुद के खास राइटर्स है, अल्फाज के जादूगर है और मेरी जान है वो, एक तो हसरत साहब है, एक शैलेंद्र साहब है, उनको लेना पड़ेगा, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। ये लॉयल्टी दिखाई उन्होंने अपने राइटर्स के प्रति, तो ये लॉयल्टी ही सबको मजबूत बना गई और इतना बेहतरीन संगम, इतने बेहतरीन नगमे हमें मिले। शंकर जी को अगर अलग तरीके से इंडिविजुअली ले या जय किशन साहब को, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बरक्स थे, अलग थे। जैसे शंकर साहब बड़े डिसिप्लिन थे और जय किशन साहब उतने डिसिप्लिन नहीं थे, इनको कुछ और अच्छा लगता था, इनको कुछ और अच्छा लगता था। जय किशन साहब रात के 3 बजे बेदार होने के आदी थे, बेदारी उनकी रात तक चलती रहती थी और यहाँ बड़े टाइम पे उठना, टाइम पे पालन करना, एक बड़े रोमांटिक, एक बड़े संजीदा, एक बड़े रंजीदा, मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों का था। बावजूद इसके देखिए काम कितना अच्छा था, जब काम पे आ जाते थे तो सब खत्म, सारे जो डिफरेंसेस है या सारे जो एक दूसरे के ऑपोजिट वाले कैरेक्टर्स है वो अलग। क्यों हिंदुस्तानी सिनेमा में अब तक शंकर, जय किशन किसी और के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से टीम अप नहीं हो पाए जितना शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब के साथ? आपसे अगर मैं ये पूछूं तो आपका दिमाग क्या कहता है? एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, आप क्या सोचते? एक तो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते थे वो, अपने राइटरों को शंकर जयकिशन बहुत अच्छी तरह समझते थे और अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स को हसरत साहब और शैलेंद्र जी बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो एक मतलब कुछ बोलने के पहले ही सामने वाले को समझ में आ जाता था कि ये क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो ये एक ट्यूनिंग वो शुरू से, एंड दैट कम्स फ्रॉम व्हेन हार्ट्स एंड सोल्स मीट, तब ये अंडरस्टैंडिंग होती है। और जैसे मतलब एक और बहुत इंटरेस्टिंग, अब शंकर जयकिशन की ही बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम बताएं आपको कि राज साहब ने जब इन सबको बुला के अपने कॉटेज में, जिस देश में गंगा बहती है एक टोरी, तब शंकर जी चाय पी रहे थे और पूरी सुनने के बाद उन्होंने अपना चाय का ग्लास लिया और टेबल पे जोर से मार के एक जल्दी सी गाली दी और वो कॉटेज के बाहर निकल गए। हाँ जी। तो राज साहब ने सबके तरफ देखा कि ये वो शंकर जी को प्यार से गेंडा मास कहते थे, वो काफी तंदुरुस्त किस्म के थे। तो उन्होंने कि ये गेंडा मार क्या हुआ है, इनको स्टोरी पसंद नहीं आई कि क्या? तो बाबा और मुकेश जी वो भी थे उधर, वो गए शंकर जी से पूछने। तो शंकर जी बाहर खड़े होके गालियां बकते जाते। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आपको क्या स्टोरी पसंद नहीं आई कि क्या? बोले डाकुओं के फिल्म म्यूजिक का क्या काम है? हाँ, एग्जैक्टली। बोलो बिना गानों के फिल्म बना ले। तो बोले नहीं, गानों के बगैर राज साहब तो फिल्म बनाएंगे नहीं, तो हम लोगों को बुलाए, आप चलिए अंदर और हम लोग सिचुएशन निकालेंगे और गाने बनेंगे, गाने रिकॉर्ड होंगे, इस फिल्म में गाने रहेंगे, म्यूजिक रहेगी। तो फिर शंकर जी बड़ी मुश्किल से माने और वापस आए। और इस फिल्म में 9 गाने थे, जिस देश में गंगा बहती है। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें 8 बाबा ने लिखे थे, 1 हसरत जी का था। यहाँ एक और किस्सा ये है कि कृष्णा कॉटेज में बुलाया था उनको, शंकर साहब को सुनने के लिए। तो एक और यहाँ पे ये है, उन्होंने उनसे डायरेक्टली कहा था कि ये क्या फिल्म आप बनाने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता ये चलेगी, इसमें डाकू पुलिस चोर ये क्या है, ये नहीं चलने वाली। और टाल ठोक के कहा था, मतलब अपनी बात अच्छे से रखते थे शंकर जयकिशन साहब। ये एक ऐसी टीम थी, चाहे शंकर हो चाहे जयकिशन हो, अपनी बात बड़ी काबिलियत के साथ रखते थे। नहीं तो राज कपूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो हाँ में हाँ मिलाते और चलते। हाँ में हाँ मिलाना उन्होंने कभी नहीं सीखा था। वो ताल ठोक के उनसे कहते थे यहाँ ये गलत है, क्या पहले सबूत दो, पहले सुनाओ क्या कहानी है तुम्हारी, क्यों हम म्यूजिक दें इसमें, और क्यों हसरत साहब लिखेंगे, क्यों शैलेंद्र साहब लिखेंगे। और उनको मजबूर होकर कहना पड़ता था, समझाना पड़ता था। फिर उन्होंने समझाया था राजू का कैरेक्टर ऐसा है भाई, आ सकता है इसमें म्यूजिक। बिल्कुल देखिए, अगर आपका काम बोलता है और अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, एतमाद है, तभी जो टीम आपके साथ जुड़ेगी ना, तभी वो मजबूत टीम कहलाएगी। यही एक रीजन है कि वो बेलौस होकर, बेबाक होकर एक दूसरे से बात करते थे और रखते भी थे। यूं ही वो आगे के प्लस नहीं थे। अख्तर साहब, अब आप पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं, शंकर जयकिशन साहब को हसरत जयपुरी साहब किस तरह का म्यूजिक डायरेक्टर मानते थे?
क्योंकि शैलेंद्र साहब के गुजर जाने के बाद हसरत साहब उनके साथ लगातार रहे। शैलेंद्र अंकल के गुजर जाने के बाद थोड़ा धक्का तो लगा टीम को, लेकिन फिर भी काम करते रहे। और जब जैकी श्रॉफ साहब गुजर गए 71 में, तब तो बहुत बड़ा धक्का लग गया। सही। फिर बहुत लोगों ने छोड़ दिया उन्हें कि ये टीम टूट गई, अब ये वो काम नहीं कर पाएगी जो पहले करती थी। फिर भी डैडी और शंकर जयकिशन ने अंदाज में अच्छे गाने दिए, लेकिन लेटर ऑन सब उनको छोड़ने लग गए। राज साहब ने भी उनको छोड़ के बॉबी में उनको चांस नहीं दिया। बिल्कुल सही। तो ये टीम वर्क थी, इट्स अ टीम विच क्लिक्स, नॉट अ इंडिविजुअल विच क्लिक्स। करेक्ट। हाँ, फिर वो लक्ष्मीकांत प्यारे को उन्होंने लिया, बाद में रविंदर जैन साहब को उन्होंने लिया। हाँ। वो भी सही है। आपने ये बात कही तो मतलब थोड़ा वजाहत के साथ अगर आप कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हसरत जयपुरी साहब किस तरीके से बिखर गए थे? बुरी तरह बिखर गए थे। जयकिशन जी के जाने के बाद से तो एकदम ही बिखर गए थे। He went into depression. शंकर साहब ने तो उनको संभाला ना बाद में। हाँ, मगर then he started taking other people also. करेक्ट। सही। जब तक शंकर जयकिशन साथ में थे तो हसरत जयपुरी, शैलेंद्र भाई कभी सेपरेट नहीं हो पाए, कभी नहीं। लेकिन जैसे टीम थोड़ी गिरी, इन लोग ने दूसरा देखना शुरू कर दिया। इन टीम को साथ रखने में राज साहब का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ। करेक्ट। क्योंकि राज साहब was himself a talented musician. सही। They say that he wanted to come as a music director in films, but then he backed out के मेरी फील्ड नहीं है। But most of the recordings जो गाने होते थे राज साहब के उनके कॉटेज में, I have also attended some small जब गाने होते थे तो he had a strong say in the music. क्या कुछ बातें होती थी, जरा इसी बारे में बातें होंगी कि क्या किस तरह का माहौल? सिर्फ काम की बातें होती थी? राज साहब का था कि we will work at night only. नाइट पे आए, asked him a question also के अंकल आप रात को क्यों काम कर? बोले बेटा रात को क्या है ना, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और दुनिया बाहर सो चुकी है, हमें ओनली काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उस वक्त क्या टीवी भी इतना नहीं था, 8:30 बजे बंद हो जाता था। तो डैडी यूज्ड टू से वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। यूजुअली डैडी सुबह 4-5 बजे आते थे, दोपहर को कुछ काम ही नहीं होता था। राज साहब का ऑलवेज नाइट, बट इट वाज अ वंडरफुल एंजॉयमेंट, बातचीत, छेड़छाड़, गाने, सब कुछ मिक्स्ड। खाने का बड़ा शौक था राज साहब को। हाँ जी। एंड माय मदर वाज अ एक्सीलेंट कुक। वो फोन करके बोलते आज कबाब भेज दो, आज कोरमा भेज दो, सब खाएंगे मिलके। ओके। दे वर्कड विद एंजॉयमेंट। हाँ सही। दिल ने फिर याद किया। मैं वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। दिल ने फिर याद किया। मैं आज जो खास शख्सियत, म्यूजिकल जोड़ी हमारी बातों में शामिल है, हमारी यादों में शामिल है, जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त, वो है नन अदर देन शंकर जयकिशन। वो एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ जोड़ी जिनका कोई सानी न था ना है। आइए बात करते हैं इन पर। और हमारे साथ चर्चा में शामिल है शैलेंद्र साहब के बेटे दिनेश शंकर जी और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब के बेटे अख्तर जयपुरी साहब। वेल दिनेश साहब, ब्रेक के बाद हम हाजिर हो गए हैं। आपसे वापस हम कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। शंकर जयकिशन साहब, जब नाम आता है तब उनकी धुनें ऐसे याद आती है, ऐसा लगता है हर एक धुन को सुना जाए, क्योंकि इतनी बेहतरीन धुनें उन्होंने दी है। अलावा इसके उनके साथ अगर शैलेंद्र और हसरत साहब नहीं होते तो इस तरह का काम नहीं होता। आप इस बात को मानते हैं? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लगन और बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने बात की थी वक्त के बारे में और कैसे उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को मना कर दिया था कि हम फिल्म नहीं कर सकेंगे इनके बिना। उसके पहले उन्होंने ये गलती की थी, शंकर जयकिशन ने एक फिल्म किसी और राइटर के साथ की थी और जैसे ही मतलब शायद वो लालच में आ गए थे कि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मुझे याद आ रही है वो फिल्म, उस फिल्म का नाम था कॉलेज गर्ल। कॉलेज गर्ल, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। शैलेंद्र साहब ने
बड़े खफा खफा से अंदाज में उनसे ये कहा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। रंगोली फिल्म में डाला था उन्होंने फिर ये गाना। तो उन्होंने कहा था आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगा, पहली बार गलती हो गई, इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फिर आपका सुनना पड़ेगा, आपके ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ, और शंकर जयकिशन ने कसम खाई थी कि आज के बाद हम किसी से राइटर के साथ भी काम नहीं करेंगे टिल डेथ। हाँ। और उन्होंने नीरज जी के साथ जो गाना किया था, ए भाई जरा देख के चलो, इट वाज ओनली आफ्टर शैलेंद्र जी पास अवे ड्यूरिंग मेरा नाम जोकर, तब जाके नीरज जी की एंट्री हुई थी। उसके बाद तो उन्होंने कई राइटरों के दूसरे राइटरों के साथ काम किया, पर वो काम कभी वैसा नहीं हो पाया जो शैलेंद्र जी और हसरत जी ने उनके साथ किया था। आरज़ू फिल्म है जिसमें सिर्फ हसरत जयपुरी साहब ने पूरे के पूरे गाने लिखे हैं, एक आरज़ू फिल्म। मेरा सवाल जो है ये डायरेक्टली जाना चाहिए अख्तर जयपुरी साहब को। सिर्फ वो एक फिल्म है, आपके पास कोई कहानी है क्यों एक ही फिल्म उन्होंने की? क्या उस भी शैलेंद्र साहब तबीयत नासाज थी, या उन्होंने कहा नहीं ये सारे गाने जो फिल्म के हैं वो आप हसरत साहब से ही लिखवाओ? उसका क्या माजरा से क्या सीन रहा? इसकी स्टोरी तो मुझे भी डैडी ने कुछ बताई नहीं कि क्यों खाली उन्होंने लिखे और शैलेंद्र अख्तर को चांस नहीं मिला लिखने का। मेरे हिसाब से रामानंद सागर मस्ट हैव प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग द लिरिसिस्ट। तो शंकर दिनेश जी आपको कुछ लगता है, महसूस हो रहा है, क्योंकि एक ही फिल्म है जो पूरी की पूरी लिखी है उन्होंने? आई वुड डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज बाबा की डायरी है हमारे पास। 1965 की एक एंट्री है जिसमें जो वो दिन भर का जो भी काम रहता था कि आज क्या क्या करना है वो लिखते थे। तो उसमें लिखा है आरजू सॉन्ग्स, तो मतलब उनको साइन जरूर किया गया था। तो ये रामानंद सागर का सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त शंकर जयकिशन का जो रिफ था वो काफी हद तक मतलब इस हद तक पहुंच बढ़ गया था कि वो लोग मतलब अलग अलग काम करना रहे थे जो पहले कभी था ही नहीं। वो किसी की भी रिकॉर्डिंग होती तो दोनों हमेशा अटेंड करते थे, चाहे धुन शंकर जी ने, कोई ऐसे बोल नहीं सकता था कि ये धुन शंकर जी की है या जयकिशन जी की है या ये गाना मतलब। तो आरजू फिल्म में शायद ये एक कलेक्टिव डिसीजन ना हो कि ये फिल्म सिर्फ किशन जी और हसरत जयपुरी जी करेंगे। तो मतलब अगर उनकी डायरी में आरजू सॉन्ग्स लिखा हुआ है तो मतलब डेफिनेटली ही वाज सपोज्ड टू बी राइटिंग फॉर आरजू। पर बात कुछ उनके डिफरेंसेस, एक तो एक सिंगर को लेके थे और यू नो जो मतलब जिनकी वजह से उनका ब्रेकअप एक्चुअली हुआ। हसरत जयपुरी साहब ने भी कहा कि एक तन है और दो जान है हम, क्योंकि जयकिशन साहब के गुजर जाने के बाद भी शंकर साहब ने हमेशा उनका नाम साथी रखा, क्योंकि इन सबके दरमियान हल्की फुल्की नाराजगी जो रही है उस नाराजगी से गाना उभर कर आया है सामने, जिनका हमने जिक्र अभी भी किया है। अब चूंकि शंकर जयकिशन स्पेशल है और शंकर जयकिशन जो है वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज तो थी ही, लेकिन मजाकिया भी अलग अलग तरह के वो थे दोनों। तो कुछ मजाकिया बातें, कुछ ऐसे किस्से, मस्ती भरे किस्से जो आपके पास है, अख्तर साहब आपके जहन में क्या आ रहा है? शिबा, मैंने जो डैडी से सुना है कि ये जयकिशन साहब के गोविंद महल में रोज मिला करते थे सब। शाम को बोलते हैं कि शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार भी आ जाया करते थे, उस वक्त के टॉप हीरोज थे। लेकिन शंकर जयकिशन ने इतना बेहतरीन काम किया कि it is, I have heard that they used to charge more than the hero itself. Correct. इतना उनकी oh yes तो इन लोग क्या है ना, शम्मी और राजेंद्र है ना, हमेशा उनको जस्तुजू रहती थी। पूछते थे अरे यार राजेंद्र के लिए क्या लिखा है, ये गाना अच्छा है हमें दे दो। राजेंद्र बोलता था शम्मी को लिखा है मुझे दे दो। मगर दे नेवर कभी डबल क्रॉस नहीं है किसको। जिसके नाम लिख दिया गाना शैलेंद्र अंकल ने, शम्मी है तो वही रहेगा, राजेंद्र को नहीं मिलेगा। और डैडी ने राजेंद्र को लिखा तो शम्मी को नहीं मिलेगा। ये उनकी दोस्ती थी, ये मजा आता था उनको। हाँ करेक्ट।
और जैसे राजेंद्र साहब, जुबली कुमार जो है उनके लिए भी बेहतरीन गाने लिखे और साथ ही साथ शम्मी कपूर को भी एक अलग तरह का अंदाज दिया है। जय किशन के चले जाने के बाद शंकर साहब ने जितना भी म्यूजिक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की वो बात आ गई थी उसमें। हालांकि धुनें पहले से ही दोनों ने मिलके जो बनाई थी, उन दोनों का भी इंतखाब हुआ, आगे उनको इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो लोगों के जहन में एक और बात थी कि अब टीम जो है वो बिखर गई है, 2 लोग तो ऑलरेडी चले गए, अब 2 लोग खाली रह गए हैं, अब क्या कर पाएंगे। लेकिन बावजूद उसके बाकमाल काम किया है। मेरे हुजूर के गाने हम नहीं भुला सकते। अख्तर जयपुरी साहब जो है, उनकी बहन यानी हसरत जयपुरी साहब की जो पुत्री है, उन्होंने भी कुछ कमाल का संदेश हमें भेजा है। ये सारा जो फोर्सम था, ये सारी टीम थी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी की, जो उन्होंने कमाल दिखाया है, उन्होंने भी एक संदेश भेजा है, वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। मेरे सभी सामीन, नाजरीन और हाजरीन को किशोर जयपुरी का प्यार भरा आदाब। और ये आदाब मेरे डैडी डॉक्टर हसरत जयपुरी साहब की तरफ से भी आप सभी दोस्तों के आगे पेश है। डैडी का जो वर्किंग रिलेशनशिप था शंकर अंकल, शैलेंद्र अंकल और जय अंकल के साथ, वो तो एक मिसाल है। और ये जो बॉलीवुड की म्यूज़िक की दुनिया है, ये इस दुनिया रहती तक ये SJHS की जो जोड़ी है वो हमेशा सुनहरी हरफों में लिखी जाएगी। डैडी शैलेंद्र अंकल को शैलेंद्र भाई बुलाते थे प्यार से, तो आप सोच लीजिए कि कितना प्यार था दोनों में। कोई प्रोफेशनल राइवलरी नहीं, किसी किस्म की जेलसी नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से इतने साल काम किया, जब तक मौत ने एक दूसरे से जुदा नहीं कर दिया इन चारों को। रही बात शंकर अंकल और जयकिशन अंकल की, तो वो भी बहुत हार्मनी में काम करते थे, लेकिन ये है कि वो अपना काम डिवाइड कर लेते थे। जो मोस्टली रोमांटिक गाने थे वो डैडी ही लिखा करते थे जय अंकल के साथ, क्योंकि बोथ डैडी और जय अंकल दोनों दिल से रोमांटिक थे और रोमानवी थे दिल से, तो इसलिए वो एक दूसरे की जो ज़बान है वो ज़्यादा बेहतरी से समझते थे। और रही शैलेंद्र अंकल और शंकर अंकल की बात, मोस्टली फ़िलोसफिकल गाने लिखा करते थे शैलेंद्र अंकल शंकर अंकल के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि शंकर अंकल ही लिखेंगे शैलेंद्र अंकल के साथ और डैडी ही लिखेंगे जय अंकल के साथ। ये जो चारों की जोड़ी है, ये ऐसे काम करती थी जैसे शीर और शक्कर। तो ये जब मिक्स होते हैं तो कितना मीठा एहसास देते हैं। यही एहसास था शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत में। राज कपूर साहब चंगू मंगू कहते थे शंकर जयकिशन साहब को, लेकिन वाकई में ये रियल लाइफ में भी चंगू मंगू थे। और ये 2 चंगू मंगू ने और 2 चंगू मंगू को अपने साथ जोड़ा, जिनमें शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब है। बिल्कुल, यही हम कह सकते हैं और क्या। और जाते जाते अगर आपके जहन में कोई बात है जो शंकर जयकिशन के म्यूजिक के प्रति आप बताना चाहते हैं, अख्तर साहब आप भी अगर जहन में कुछ रहा है जो आप जाहिर करना चाहते थे, शो में नहीं हो पाया, तो प्लीज कह दीजिए। जब तक दुनिया कायम है, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल, That's all I can say। बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आप बताएं। जी, हम भी मतलब जो अख्तर भाई ने कहा है, आई एब्सोल्युटली अग्री विद हिम। शंकर जयकिशन ने अगर किसी फिल्म को साइन कर लिया है तो फिल्म हाथों हाथ बिक जाती थी फॉर ऑल ओवर इंडिया। यू नो, प्रोड्यूसर्स वुड नेवर हैव अ प्रॉब्लम, चाहे जो भी हीरो हो, जो भी हीरोइन हो। यू नो, एक बार शंकर जयकिशन ने साइन कर लिया है फिल्म, दैट वाज हाउ देयर मार्केट वाज, कि हीरोज used to come and sit with them कि प्लीज आप हाँ बोल दो तो मुझे ये फिल्म मिल जाएगी। करेक्ट, ये that was ये ऑरा था उनका, ये दबदबा था उनका, क्योंकि दोनों इतने हुनरबाज थे, इतने कलाबाज थे, अपनी फनकारी में बड़ी महारत थी उन्हें, और जो भी देते थे वो उसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं होती थी कि आप गलती निकाल सको या ये कह सको कि ये किनका म्यूज़िक है, क्योंकि उनका म्यूज़िक बिल्कुल हटके था, जुदा सा था। आज भी आप 10 म्यूज़िक डायरेक्टर्स को सामने रखिए और शंकर जयकिशन की जोड़ी को रखिए सामने, बिल्कुल अलग महसूस होता है आपको कि ये शंकर जयकिशन साहब का स्टैंड आउट कर पाते हैं, वो उनका म्यूज़िक है, क्योंकि अंदाज अलग था
और जो शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब की उसमें शायरानापन था, जो उनके शब्द थे, अल्फाज की जादूगरी थी, वो भी सबको पता चलती है कि भाई हाँ ये फोसम था जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में गीतों को अमर किया था। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात बोलना चाहता हूँ बोलिए। कि ये टीम तो थी टेरिफिक, पर इनको साथ देने वाले हमें भूलना नहीं चाहिए, मोहम्मद रफी साहब, लता, मुकेश। हाँ, इसीलिए तो रफी साहब के साथ मैक्सिमम शंकर जयकिशन के गाने सामने आए हैं, उसके बाद लता जी हैं, उसके बाद मुकेश जी हैं, उसके बाद और दूसरे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशात को जाहिर करना जायज़ है, क्योंकि नित्य नए प्रोग्रामों का संगम लेकर हम आते हैं दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम में। और आज आपकी ख्वाहिश थी कि शंकर जयकिशन साहब स्पेशल किया जाए, और शंकर जयकिशन साहब की जब बात आती है तो हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब का जिक्र तो आना लाजमी ही है, क्योंकि ये फोसम था जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन आयाम लाया था हिंदुस्तानी सिनेमा में। खैर, उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम आपको इस म्यूज़िकल जोड़ी शंकर जयकिशन पर बेहद पसंद आ गया होगा। आप ज़रूर लिखिएगा shiva.lateef@nw18.com पर। और आज के प्रोग्राम से इजाज़त, नई शख्सियात की बातों के साथ हाजिर हो जाएंगे और नई शख्सियात के साथ भी हाजिर हो सकते हैं हम अगले दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी मौसीकी सुनने के आदी हो जाइए, क्योंकि अच्छी मौसीकी बहुत कुछ आपको सिखा के जाती है। और अच्छी फिल्में देखने के भी शौकीन हो जाइए, क्योंकि फिल्में भी काफ़ी कुछ आपको सिखाती है। वेल, इन्हीं बातों के साथ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे अगले संडे दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, रब राखा। दिल ने फिर याद किया।